क्या फायदा सिर्फ हमलों की निंदा करके, कोई हुकूमत दिखाए इंसानियत को जिंदा करके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम, मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। हम समझेंगे आज बहुत ही आसान सी भाषा में कि वर्ल्ड वॉर क्या था, वो कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और उसकी वजह से क्या क्या हुआ। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम ये समझेंगे। ये पूरी एक कहानी है जिसको हमें पढ़ना है। 19th सेंचुरी के एंड में आप इसकी स्टार्टिंग देख सकते हो। क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उनके बीच में ही लड़ाई देखने को मिली। 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है, और उसकी जो इकोनॉमिक ताकत थी, ठीक है, इकोनॉमिक पावर थी, वो बढ़ती ही जा रही थी, वो इंक्रीज होती ही जा रही थी। बिकॉज अभी तक जर्मनी में भी बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे छोटे छोटे, और अब वो फाइनली यूनिफाइड होने जा रहा था। इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी सारी कंट्रीज, वो डरने लगी। राइट, उनको एक तरीके का डर सताने लगा कि जर्मनी का जो सुपर पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जब ओटमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो काफी सारी न्यू नेशंस इमर्ज हुई बाल्कन रीजन में, और सर्बिया भी एक ऐसी ही कंट्री थी जो ओटमन एम्पायर से निकली थी, और वो अपनी टेरिटरी और इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी। इसी डर में कि सर्बिया अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है, जो ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर था उसने एक तरीके से इटली और जर्मनी के साथ जाके अपनी फोर्सेस ज्वाइन करवा दी, ताकि वो एक दूसरे को डिफेंड कर सकें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सर्बिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी और इटली को जाके ज्वाइन कर लिया, ताकि वो एक दूसरे को डिफेंड कर सके। ये सारी चीजें आपको लिखनी है और याद करनी है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी के अगेंस्ट आया ट्रिपल एंटांट। इसको एक ट्रिपल अलायंस भी आप कह सकते हैं। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन लोग मौजूद थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इनका भी सेम गोल था कि खुद को डिफेंड कर सके ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी के अगेंस्ट, इसलिए इन तीनों ने ये अलायंस बनाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स है जो मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। 1900 में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने ही बड़ी बड़ी और ताकतवर बैटलशिप्स को शामिल किया अपनी नेवी में। 1914 तक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के पास आर्मीज रेडी थी। जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की, जिससे कि आग भड़क जाएगी। इस आग को भड़काने के लिए जो चिंगारी थी वो थी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन। ये सराजेवो, बोस्निया ऑन जून 28, 1914 को हुआ। महज एक 19 साल का 19 इयर्स का बेवकूफ सा बच्चा, जो कि एक सर्ब नेशनलिस्ट था, गैवरेलो प्रिंसिप, इसी ने असैसिनेशन, इसी ने मर्डर किया था फ्रैंक फर्डिनेंड का। फ्रांस फर्डिनेंड कौन था? ये बेसिकली हेयर था ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर का। ठीक है, मतलब कि जो अब नेक्स्ट एक तरीके से ऑस्ट्रियो हंगरी थ्रोन पर बैठेगा, जो उसका नेक्स्ट एक तरीके से राजा बनेगा, वो था फ्रांस फर्डिनेंड। जाहिर सी बात है, फ्रांस फर्डिनेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। और ये था एक सर्ब नेशनलिस्ट, और सर्बियंस तो अगेंस्ट थे ऑस्ट्रियो हंगरीज के, राइट। इसलिए इसने जाके असैसिनेशन कर दिया इन फ्रांस फर्डिनेंड का। यहां से शुरुआत हो गई वर्ल्ड वॉर 1 की। तो आप कह सकते हो कि 19 साल के बच्चे की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। लेकिन गैवरेलो, जो कि 19 साल का बच्चा था, उसने ऐसा किया क्यों? ये उसने किया बिकॉज जो ऑस्ट्रियो हंगरी थे, ठीक है, जो ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर था, वो बोस्निया में रूल कर रहा था। उनका राज था बोस्निया में, जो कि इसको अच्छा नहीं लगा। ये इसके लिए अगेंस्ट जा रहा था, जिस वजह से इसने फर्डिनेंड का मर्डर कर दिया, ताकि ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर को उसका नेक्स्ट लीडर कभी मिल ही ना पाए। अब क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किस पर? सर्बिया पर। और रशिया का काम था सर्बिया को प्रोटेक्ट करना, तो उसने वही करना चाहा। रशिया ने अपनी आर्मी जुटाना शुरू किया क्योंकि उसे सर्बिया को प्रोटेक्ट करना था। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने फ्रांस और रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। एक तरीके की चेन बनती गई, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चैनल पर नए आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियोस, ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाली हूं। फ्रांस को इन्वेड करने के लिए, फ्रांस को हासिल करने के लिए जर्मनी को बेल्जियम के थ्रू होकर गुजरना पड़ा। ठीक है, बेल्जियम के थ्रू होकर गुजरना पड़ा, तो इसका मतलब है बेल्जियम की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको जर्मनी ने वायलेट कर दिया।
किसी भी देश में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हो, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी रहती है, डिफाइंड टेरिटरी रहती है, उसके अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जर्मनी ने उसे वायलेट कर दिया, उसे तोड़ दिया, राइट। और जर्मनी ने उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट की, बेल्जियम की, इस वजह से ब्रिटेन को वॉर में उतरना पड़ा। क्यों ब्रिटेन क्यों वॉर में आ गया? क्योंकि 1830 में ब्रिटेन ने बेल्जियम के साथ एक अग्रीमेंट किया था कि कभी भी जब भी बेल्जियम पर अटैक होगा तो ब्रिटेन उसको डिफेंड करेगा। और इस समय यही हुआ, जर्मन फोर्सेस बेल्जियम में घुस गई थी उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तोड़कर। इस वजह से ब्रिटेन को भी वॉर में उतरना पड़ा। अब ब्रिटेन वॉर में था, ठीक है, उसको भी वॉर में आना पड़ा। तो ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज भी थी, जैसे कि इंडिया उसमें से एक कॉलोनी था, राइट। ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया। तो जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उनको भी जबरदस्ती वॉर में उतरना पड़ा। जैसे कि इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स भेजे थे वर्ल्ड वॉर 1 में और बहुत भारी नुकसान भी झेला था, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो ब्रिटेन के साथ और भी जो उसकी कॉलोनीज थी जो उसने बनाकर रखी थी, इंडिया, कुछ और भी बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी थी शायद, उनको भी जबरदस्ती वॉर में उतरना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, ठीक है। अलाइड पावर्स में हमारे पास कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ठीक है, इतना में समझ में आ गया। अलाइड पावर्स में कौन कौन लोग शामिल थे? फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, एंड इट्स एम्पायर। ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर लिखा है, ध्यान से समझो, ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर यानी उसकी सारी कॉलोनीज भी। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूं। ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर मतलब उसकी सारी कॉलोनीज भी इसमें शामिल थी। रशिया, इटली, जापान, ठीक है, एंड फ्रॉम 1917 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1970 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। मैप दिया हुआ है, आराम से हर चीज समझ सकते हैं। फाइनली वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, क्या कॉजेस थे उसके, वो हम स्टडी करने वाले हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ जर्मनी, विल्हेम II, ये नया मोनार्क था जर्मनी का, ठीक है। और इनकी फॉरेन स्ट्रैटेजी 1890 में कुछ ऐसी थी कि जो जर्मनी है उसको ग्लोबल पावर बनाया जाए, ठीक है। इनको पावर की बहुत ज्यादा भूख थी, ये चाहते थे जो हमारी नेशन है वो एक ग्लोबल पावर बने। अब जब तुम इतने भयंकर तरीके से एक्सपैंड करना चाहोगे कि तुम्हें ग्लोबल पावर बनना है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी नेशंस हैं वो आपसे कहीं ना कहीं डरेंगी। एक तरीके का थ्रेट उनके मन में आएगा कि अगर ये ग्लोबल पावर बन गया तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म। यही हुआ, ठीक है। जो बाकी इंटरनेशनल नेशंस थी, जो बाकी नेशंस थी वो एक तरीके से थ्रेट की तरह देखने लगी जर्मनी को, कि अगर जर्मनी ग्लोबल पावर बन गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस वजह से जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी वो और ज्यादा अनस्टेबल हो गई, उसमें स्टेबिलिटी खत्म हो गई। म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, यूरोप की अलग अलग जो कंट्रीज थी या थ्रू आउट यूरोप जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने आपस में डिफेंस अग्रीमेंट्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हम लोग तुम्हें डिफेंड करेंगे, हमारे साथ कुछ हुआ तो तुम हमें डिफेंड करने आओगे। मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोग ने अलग अलग अग्रीमेंट्स किए। जैसे कौन कौन सी अलायंसेस थी? ट्रिपल अलायंस थी, ठीक है, 1882 में जो फॉर्म हुई, जो जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती थी, ठीक है। फिर आया ट्रिपल अंटांट, जो कि मैंने बताया था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है ना, जो कि कंक्लूड हुआ 1907 में। तो 2 राइवल ग्रुप्स बन गए थे एक तरीके से यूरोप के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कुछ अफ्रीका और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है, अफ्रीका और कुछ एशिया के पार्ट्स एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंटेंशन थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी? क्या रीजन था उनके बीच में फाइट का? वो रीजन यही था कि कुछ अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में कुछ बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल्स थे जो उनको एक तरीके से डेवलप करने में हेल्प कर सकते थे। इसलिए वो यूरोपियन कंट्रीज इन रॉ मटेरियल्स के लिए आपस में लड़ रही थी। वही चीज है ना यार, सबको लालच होती है कि उसका एम्पायर एक्सपैंड करे, उसकी जो नेशन है आगे बढ़े, राइट। ग्रेटर एम्पायर्स हमें चाहिए। और इस वजह से, इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से, इस लड़ाई की वजह से जो वर्ल्ड वॉर है उसको और ज्यादा पुश मिला, उसको और तरीके से ये आग में घी का काम किया, इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला गया वर्ल्ड वॉर 1। मिलिटरिज्म,
दुनिया जो है वो 20वीं शताब्दी में एंटर कर चुकी थी, यानी हथियारों का जो दौर है वो शुरू हो चुका था। 1914 तक जर्मनी के पास भी काफी अच्छी मिलिट्री थी और काफी अच्छे हथियार थे। ब्रिटेन भी कम नहीं था, उसके पास भी काफी सारे हथियार थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जर्मनी और ब्रिटेन 1914 तक दोनों रेडी थे अपनी अपनी आर्मीज के साथ। किसी भी वॉर को स्टार्ट होने में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया को भी आज़ादी इसी वजह से मिली क्योंकि हम नेशनलिस्ट थे, राइट। हम चाहते थे कि हमारी कंट्री आज़ाद हो, हम पेट्रियोट्स थे, इस वजह से इंडिया को आज़ादी मिल पाई। कुछ यहाँ भी वही हुआ, नेशनलिज्म। जो स्लाविक पॉपुलेशन हर्ज़गोविना और बोस्निया में रह रही थी वो एक तरीके से सर्बिया को ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुछ कुछ, हम जब आगे बढ़े, जो फर्डिनेंड का मर्डर हुआ, ठीक है, जो फर्डिनेंड का मर्डर हुआ वो किस लिए हुआ? जो वो 19 साल का लड़का था उसने फर्डिनेंड का मर्डर इसीलिए किया क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक तरीके से बोस्निया पर कब्जा करके रखा था, ठीक है, जो कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वजह से उसने उसका जाकर मर्डर कर दिया। यही चीज यहां भी हुई। जो नेशनलिस्ट, जो स्लाविक पॉपुलेशन हर्जेगोविना और बोस्निया में रह रही थी, वो लोग सर्बिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ठीक है। वो सर्बिया से प्यार करते थे, वो सर्बिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ना कि ऑस्ट्रिया हंगरी को। और इसी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी साथ में थे, सर्बिया के अगेंस्ट लड़ाई करने लगे। एक तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। क्यों? बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, है ना। बिकॉज वो लोग जो बोस्निया को अक्वायर करके रखा था, वहां के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती लोग ने अक्वायर करके रखा था। इस नेशनलिज्म की स्पिरिट की वजह से वॉर स्टार्ट हुआ। फर्डिनेंड की डेथ के बाद, इसके मर्डर के बाद क्या हुआ, जो रशिया है वो इन्वॉल्व हो गया वॉर में। इसकी अलायंस थी सर्बिया के साथ, ठीक है। जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जर्मनी की अलायंस थी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पर। क्यों? क्योंकि जर्मनी बेल्जियम से होकर गया था, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया था क्योंकि उसे फ्रांस तक पहुंचना था। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि रिजल्ट क्या था वर्ल्ड वॉर 1 का। पहला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व्ड थी उनकी इकोनॉमीज पर वॉर का क्या असर पड़ा। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपना 60% पैसा खो दिया वॉर में। उनको लोन्स लेने पड़े, ठीक है, मनी रेज करना पड़ा, सिटीजन से मनी लेना पड़ा और यहां तक कि मनी प्रिंट करना पड़ा ताकि वो हथियार खरीद सकें, जिस वजह से इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, राइट। टैक्सेस भी उन्हें इंक्रीज करने पड़े थे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? 4 मोनार्कीज खत्म हो गई वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। ऐसा नहीं है सब कुछ बुरा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, कुछ अच्छा भी हुआ था। जैसे ही 4 मोनार्कीज खत्म हो गई। पहला कौन सा मोनार्की खत्म हुई? सीजर निकोलस II ऑफ रशिया, ठीक है, कैसर विल्हेम ऑफ जर्मनी, एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द सुल्तान ऑफ ओटमन एम्पायर। अब इन ओल्ड एम्पायर्स की वजह से, इन पुराने एम्पायर्स की वजह से कुछ नई कंट्रीज भी क्रिएट हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो काफी सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी निकल कर आए। पोलैंड को एक तरीके से लैंड मिला जर्मनी और रशिया से, ठीक है, उसको वहां से लैंड मिला। फ्रांस और ब्रिटेन को एक तरीके से मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थी उन पर हुकूमत करने का मौका मिला। ओटमन एम्पायर से जो कुछ भी बचा हुआ था, ठीक है, जो कुछ भी बचा हुआ था ओटमन एम्पायर का, वो टर्की बन गया। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वर्ल्ड वॉर 1 के? उसने किस तरीके से सोसाइटी को पूरी तरीके से बदल दिया वो समझेंगे। बर्थ रेट जो है वो बुरी तरीके से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यंग मेन जो थे उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे वुमेन मरी, ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर 1 में, जिस वजह से जो बर्थ रेट था बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। बहुत सारे जो सिविलियंस थे वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए रहने। वुमेन का बहुत मेजर रोल देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 1 में और उसके बाद भी। इन्होंने एक तरीके से काफ़ी सारे जो मेल्स थे उनको रिप्लेस किया फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में, राइट। इनको राइट टू वोट और बाकी सारे राइट्स भी दिए गए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। एक तरीके से इनकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। जो सो कॉल्ड सोसाइटी की अपर क्लास थी उसने एक तरीके से होल्ड खो दिया सोसाइटी के ऊपर से, राइट। क्योंकि क्या होता था, जो अपर क्लास वाले होते थे वही तो वॉर करवाते थे ना, वही बोलते थे कि हाँ वॉर होना चाहिए, और लोअर और मिडिल क्लास वाले मरते थे, राइट। तो इस वॉर के बाद लोअर और मिडिल क्लास वालों ने बोला कि जो नेक्स्ट कंट्री फॉर्म होगी वॉर के बाद वो हम फॉर्म करेंगे।
डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बच जाते हैं, राइट, उनके पास पैसा होता है, वो बच जाते हैं, मरते तो हम जैसे लोग हैं। इसलिए जो अमीर अमीर लोगों का होल्ड था सोसाइटी के ऊपर से, वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन काफी कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ बट काफी कम हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 28 जून 1919 को वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का बेसिक सा यही ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया जो है वो दूसरे वॉर में एंटर ना करे, ठीक है, जो दुनिया है वो दूसरे वॉर में एंटर ना कर पाए, इस वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई थी। फिर आया लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप था, जिसका कि एम था कि जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उनको बैठा कर बातें करवाना, उसको सॉल्व करवाना, ताकि एक अलग वॉर ना छिड़े। लीग ऑफ नेशंस इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, उसका मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा सक्सेस का, बट इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि यूनाइटेड नेशंस रहा है। सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज आप स्टूडेंट्स के लिए मैं वहां शेयर करती हूं, इसलिए उस ग्रुप को भी आप शेयर करिए और ज्वाइन करके रखिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर वन। इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, और मैंने क्या बताया था, ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर वाज फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। ब्रिटेन जो है अपने सारी कॉलोनीज के साथ वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए इंडिया को भी अपने सोल्जर्स सेंड करने पड़े वर्ल्ड वॉर वन में, और इंडिया ने ब्रिटेन की हेल्प की जर्मनी से लड़ने में। बट वही चीज है ना कि हमारे इस रोल को कभी भी प्रेज नहीं किया जाता है। जो हमारा रोल रहा वर्ल्ड वॉर वन में, इस चीज को कभी भी प्रेज नहीं किया गया है। सरोजनी नायडू जी की एक पोएम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। द गिफ्ट ऑफ इंडिया में यही बताया गया कि हमारे सोल्जर्स कहाँ कहाँ गए थे वर्ल्ड वॉर वन में, उन्होंने क्या क्या सहा था। बहुत अच्छी पोएम है, अगर आपको टाइम मिले प्लीज उस पोएम को रीड जरूर करिएगा। मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, कहाँ कहाँ हमने भेजा था अपने सोल्जर्स को, जस्ट बिकॉज कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी यूरोप से, इस होप में हम वर्ल्ड वॉर वन में भी पार्टिसिपेट कर लिए। 70,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में। 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स इंडिया ने दिए थे ब्रिटेन को कि वो वॉर को फंड कर सके और नए आर्म्स अक्वायर कर सके लड़ने के लिए। और इसके बदले में ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया को कि वो उसको होम रूल दे देगा, वो उसको इंडिपेंडेंस दे देगा, जो कि ऑफ कोर्स कभी नहीं हुआ, बिकॉज लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने बहुत बातें की, हमने उनके लिए बहुत किया, बट अल्टीमेटली जब तक लात नहीं पड़ी तब तक वो नहीं गए। इंडिया ने ब्रिटेन को सिर्फ कैश नहीं दिया, सिर्फ पैसा नहीं दिया, फूड, एम्यूनिशंस, आर्म्स, सब कुछ, अपने लोग, सब कुछ दे दिया फॉर वॉर। बदले में इंडिया को सेल्फ रूल या होम रूल नहीं मिला, बदले में इंडिया को ये मिला जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, डेथ ऑफ आवर सोल्जर्स। फाइनली इस लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। हिस्ट्री के वर्स्ट बैटल्स में से माना जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन एंड टू, राइट। 9 मिलियन से ज्यादा लोगों का मर्डर हुआ इस वर्ल्ड वॉर वन में। यहाँ तक कि बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स भी हैं अपनी अपनी कंट्रीज के, जो भी वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्व थी, टू में इन्वॉल्व थी, उन्होंने बहुत गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे लोगों पर, ताकि वो जीत सके वर्ल्ड वॉर वन को। मतलब एक ह्यूमन किस हद तक गिर सकता है या उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है, ये आपको अगर जानना है तो प्लीज वर्ल्ड वॉर वन के सीक्रेट्स पढ़िएगा कि क्या क्या उन्होंने अपने सिटीजन्स के ऊपर किया है, दूसरे सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या किया गया है। आई एम श्योर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉर से एक तरीके से जो अभी जिंदगियां जाती हैं वो तो जाती हैं, आने वाली जो लाइफ है वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है। ओटमन्स ने एक तरीके से जेनोसाइड भी कमिट किया था, यानी मास किलिंग्स ऑफ पीपल। 1918 में स्पेनिश फ्लू भी फैल गया, जो कि एक एपिडेमिक था। क्यों फैला? क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जिस वजह से वो फ्लू को अपने साथ ले जाके दूसरी कंट्रीज में भी रिलीज कर दे रहे थे, राइट। इनकी मोबिलिटी की वजह से स्पेनिश फ्लू और ज्यादा फैल गया, 10 और ज्यादा जाने गई, राइट, और ज्यादा से ज्यादा जाने गई इस वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।